भारत के स्टील मैन पद्म भूषण डॉक्टर जमशेदजी ईरानी का निधन। 31 अक्टूबर 2022 को रात 10 बजे टीएमएच जमशेदपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 दशकों से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े रहे डॉक्टर ईरानी जून 2011 में टाटा स्टील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हुए सेवानिवृत्त। पारसी धर्म के डॉक्टर ईरानी का बिष्टुपुर पार्वती घाट पर आज सुबह हिंदू रीति रिवाज से किया गया अंतिम संस्कार। आदितपुर में बेटे ने उधार का पैसा नहीं चुकाया तो पिता पर चाकू से जानलेवा हमला। जख्मी 76 वर्षीय रिनेंदु बैनर्जी अस्पताल में भर्ती। आरआईटी पुलिस ने किया दोनों हमलावरों को गिरफ्तार। हमले में प्रयुक्त खून लगा चाकू बरामद। पुलिस ने किया जब्त। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। आगामी 7 नवंबर को भोपाल मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आयोजित होगा कार्यक्रम। 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लेंगे हिस्सा। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू की। जिला उपायुक्त विजय यादव ने किया मैदान का निरीक्षण। कार्यक्रम का उद्देश्य हर व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ। आइए बात करते हैं भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले पद्म विभूषण डॉक्टर जमशेदजी ईरानी के निधन की। डॉक्टर ईरानी 4 दशकों से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े रहने वाले डॉक्टर जमशेदजी ईरानी का 31 अक्टूबर 2022 को रात 10 बजे टीएमएच में निधन हो गया। 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए वे जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सेवानिवृत्त हुए, जिसने उन्हें और कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। 2 जून 1936 को नागपुर में जीजी ईरानी और खुर्शीद ईरानी के घर जन्मे डॉक्टर ईरानी ने 1956 में साइंस कॉलेज नागपुर से विज्ञान स्नातक की डिग्री और 1958 में नागपुर विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। इसके बाद वे यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से जे.एन. टाटा स्कॉलर के रूप में पढ़ाई करने गए, जहां उन्होंने 1960 में धातु कर्म में मास्टर और 1963 में धातु कर्म में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1963 में शेफील्ड में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। हमेशा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए तरसते रहे और 1968 में तत्कालीन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में अनुसंधान एवं विकास के प्रभारी निदेशक के सहायक के रूप में शामिल होने के लिए भारत लौट आए। वे 1978 में जनरल सुप्रिटेंडेंट, 1979 में जनरल मैनेजर और 1985 में टाटा स्टील के प्रेसिडेंट बने। वे 1988 में टाटा स्टील के संयुक्त प्रबंध निदेशक, 1992 में प्रबंध निदेशक बने और 2001 में सेवानिवृत्त हुए। वे 1981 में टाटा स्टील के बोर्ड में शामिल हुए और 2001 से 1 दशक तक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। टाटा स्टील और टाटा सन्स के अलावा डॉक्टर ईरानी ने टाटा मोटर्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित टाटा समूह की कई कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम किया। डॉक्टर ईरानी 1992 से 93 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1996 में रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के इंटरनेशनल फेलो के रूप में उनकी नियुक्ति और 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा भारत ब्रिटिश व्यापार और सहयोग में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड की उपाधि शामिल है। 2004 में भारत सरकार ने भारत के नए कंपनी अधिनियम के गठन के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ईरानी को नियुक्त किया। उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं की मान्यता के रूप में उन्हें 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक दूरदर्शी लीडर के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के आर्थिक उदारीकरण के दौरान टाटा स्टील का नेतृत्व किया और भारत में इस्पात उद्योग के उन्नति और विकास में अत्यधिक योगदान दिया। डॉक्टर ईरानी भारत में गुणवत्ता आंदोलन के पहले लीडर थे। उन्होंने टाटा स्टील को गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ दुनिया में सबसे कम लागत वाला स्टील उत्पाद बनाने में सक्षम बनाया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। प्रसिद्ध मैल्कम बॉल्ड्रिज परफॉर्मेंस एक्सीलेंस मानदंड से अपनाए गए कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए 2003 में टाटा एजुकेशन एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इतना ही नहीं, वे एक उत्सुक खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने आखिरी समय तक क्रिकेट खेला और उसे फॉलो किया। साथ ही डाक तथा सिक्का संग्रह भी उनका जुनून था। धातु कर्मी होने के नाते धातुओं और खनिजों के अनुसंधान, विकास और संग्रह में उनकी रुचि थी।
जमशेदपुर शहर से उनके प्यार ने कई महत्वपूर्ण विकास के कार्य किए हैं जो इनके नागरिकों को लाभान्वित करते रहेंगे। उनका सक्रिय सार्वजनिक जीवन हमेशा पढ़ाइयों को प्रेरित करता रहेगा। ईरानी के परिवार में उनकी पत्नी डेजी ईरानी और उनके 3 बच्चे जुबिन, नीलोफर और तनाज हैं। डॉक्टर जीजे ईरानी टाटा जमशेदपुर के लिए एक एसेट थे। उन्होंने जो टाटा स्टील और जमशेदपुर के लिए किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनका योगदान। उन्होंने कंपनी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि कंपनी आज दिन दिन रात चौगनी तरक्की कर रही है। ईरानी साहब जितने बाहर से कठोर थे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट थे वो, और मजदूरों के हित का ख्याल रखते थे। हम लोग सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की उनकी आत्मा को शांति दे। इतना ज़रूर कहेंगे कि ईरानी साहब का आज जो कंपनी चल रही है और हम लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इनको बहुत कड़वा फैसला लेना पड़ा था एक उद्योग के लिए, और वो ज़रूरी था और समय पर कड़वा फैसला लिए थे। तो आज उद्योग चल रही है और नया जनरेशन टाटा स्टील में जॉब कर रहा है। तो हमारे तरफ से टाटा वर्कर्स यूनियन के सभी ऑफिस वर्ग की तरफ से उनको सच्चे मन से सलाम। बात करते हैं बेटे ने कर्ज का रुपया वापस नहीं किया तो पिता पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी की। उधार का पैसा बेटे ने नहीं चुकाया तो 2 लोगों ने उसके पिता रणेंदु बैनर्जी पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। स्थानीय अस्पताल में उसकी चिकित्सा चल रही है। आरआईटी पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत LIG 64 रोड हाउस निवासी 76 वर्षीय रणेंदु बैनर्जी पर चाकू से हमला करने वाले दोनों आरोपियों नीलकमल विश्वकर्मा और उसके सहयोगी संतोष दास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हमले में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर उसे जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए आरआईटी थाना प्रभारी तंजील खान ने बताया कि 27 अक्टूबर की शाम तकरीबन 5 बजे रणेंदु बैनर्जी के घर नीलकमल विश्वकर्मा अपने सहयोगी संतोष दास के साथ पहुंचा था। बकाए पैसे को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी नीलकमल विश्वकर्मा उर्फ कमल ने रणेंदु बैनर्जी पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे जख्मी कर दिया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि घायल के पुत्र ने आरोपी से तकरीबन 80,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वे वापस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनके बीच विवाद था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में हमला में प्रयुक्त चाकू बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 10 के शाम 4 से 5 के बीच की घटना है। रणेंदु बनर्जी लगभग 76 साल की उम्र के LIG 66 में रहते हैं। तो उनके घर पे 2 लड़के आए, कुछ पैसे की मांग कर रहे थे, जो कि रणेंदु बनर्जी के बेटे के द्वारा उनसे कर्ज लिया गया था। उस पैसे की मांग के दौरान जो है दोनों में बहस हो गई, बड़ा झड़प हुआ। इसी बीच जो है जो पैसे मांगने आया था वो लड़का नीलकमल विश्वकर्मा, उसने उनके ऊपर चाकू चला दिया, उनके गर्दन पे चाकू से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों लड़के वहाँ से भाग गए। घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और अनुसंधान के क्रम में हमारी पुलिस टीम के द्वारा दोनों अभियुक्तों को, जिसमें से एक नीलकमल विश्वकर्मा है और दूसरा उसका साथी संतोष दास बबई, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद हुआ है और आज जो दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आइए बात करते हैं 7 नवंबर को भोपाल मैदान बिष्टुपुर में आयोजित होने जा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम की। जमशेदपुर में आगामी 7 नवंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में होने जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को जिले की उपायुक्त विजया यादव ने प्रशासनिक टीम के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल गोपाल मैदान का निरीक्षण किया। प्रशासन इसका प्रयास करेगा कि पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों से आम जनमानस मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में पहुंचे और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। बता दें कि इस कार्यक्रम का द्वितीय चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 14 नवंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में इसका आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस यानी लाभुकों तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रशासन पूरी तत्परता व तन्मयता से जुटा है। 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तावित है और आपकी योजना आपके द्वार आपकी सरकार का सेकंड फेज का शिविर लगा के पंचायतों में हमारा सेकंड फेज आज से शुरू हो रहा है। तो 7 नवंबर को हमारा पूर्वी सिंहभूम का सर का दौरा प्रस्तावित है। उसी के प्रिपरेशन के लिए आज यहाँ गोपाल मैदान में स्थान है
यहाँ से पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते आ रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते आ रहे हैं। तो ये ग्राउंड जो है उसी के प्रिपरेशन और इसको प्रोग्राम के लिए तैयार करने के लिए यहाँ स्थल निरीक्षण और रिव्यू मीटिंग ऑलमोस्ट हमारे सारे ज़िलों के जितने प्रखंड है वहाँ से सारे बेनिफिशरीज आए। ये हमारी एक प्लानिंग है कि सारे लोगों का इसमें सहभाग हो। पूर्व में कई प्रोग्राम घाटशिला में भी हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की भीड़ रही है। तो जमशेदपुर में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि ऑलमोस्ट सारे प्रखंडों का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो और काफ़ी संख्या में लोग आए, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और लोगों को भी लगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए। तो ये हमारा प्रयास है। ऑलमोस्ट सारी योजनाएं हैं, मगर आप अगर पोर्टल देखेंगे तो कुछ योजनाएं हैं जो फोकस्ड योजनाएं हैं, वो आपको पोर्टल पे थोड़े से हाईलाइटेड कलर में दिखती है। जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जल जीवन मिशन के कुछ योजनाएं हैं वो योजना, खाद्य आपूर्ति में ग्रीन कार्ड की हरा राशन कार्ड देने की योजना, या फिर धोती साड़ी सोना सोबरन योजना, फूलो झानो योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। सारे योजनाओं के आवेदन फॉर्म्स नीचे जनरेट हो रहे हैं, लोग उसको भर के दे रहे हैं, उसकी एंट्रीज भी हो रही है और मुझे कहते हुए काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में लगभग बहुत ज़्यादा आवेदन इसमें जनरेट हो चुके हैं। प्रसार प्रचार काफ़ी माइक्रो लेवल पे जाके हो रहा है और स्थानिक लोगों की भाषाओं में ये प्रसार प्रचार हो रहा है, कहीं पे संथाली में, कहीं पे बंगाली में, कहीं पे और लोकल लैंग्वेजेस में लोग इसको सुन रहे हैं और लोग आवेदन देने के लिए आ रहे हैं। बात करते हैं आगाज संस्था द्वारा आयोजित होने वाले जमशेदपुर सिंह और जमशेदपुर कौर कार्यक्रम की। आगाज संस्था आगामी 17 दिसंबर 2022 को मिस्टर व मिस जमशेदपुर की तर्ज पर जमशेदपुर सिंह और जमशेदपुर कौर का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र विद्यालय के प्रेक्षागृह में होगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता में संस्था के संरक्षक चंचल भाटिया द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के निवासी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए 5 नवंबर से 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। प्रतिभागी इन नंबरों 9334156394 और 9939141513 में संपर्क कर मात्र 200 रुपए में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर की होगी, यानी उस दिन भी प्रतिभागी फॉर्म लेकर भरने के बाद जमा कर सकते हैं। प्रतिभागियों की संख्या के अनुसार फाइनल कार्यक्रम के लिए ऑडिशन होंगे। प्रतियोगिता 2 श्रेणी में होगी, एक पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग। दोनों की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी। विवाहित और अविवाहित दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता के बाकी नियम फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे, जिसे देखते हुए प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेंगे एवं नियमों का पालन करेंगे। संस्था के संस्थापक सह अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने जानकारी दी कि कार्यक्रम के फाइनल में पंजाब के मशहूर गायक इंद्रजीत सिंह निक्कू मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पंजाब का लोक नृत्य, गिद्दा भांगड़ा, मार्शल आर्ट्स, गतका, गायन, दस्तारबंदी के कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में प्रवेश सिर्फ पास द्वारा ही होगा, जो कि संस्था के सदस्यों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा। संस्था के सदस्य दमनप्रीत सिंह ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में समाज एवं शहर के कई प्रतिष्ठित जन अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, गायन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वालों को भी संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। 17 दिसंबर को जमशेदपुर सिंह और कौर का प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसके फॉर्म 5 से लेकर 25 तारीख तक हम 2 संपर्क नंबर दे देंगे, उसमें उपलब्ध रहेंगे और 25 तारीख अंतिम तिथि फॉर्म जमा करने की। उसके बाद ऑडिशन लिए जाएंगे और 17 तारीख वाले कार्यक्रम में पंजाब के प्रसिद्ध गायक इंद्रजीत निक्कू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आकर्षण केंद्र में हम पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा गिद्दा की प्रस्तुति के साथ मार्शल आर्ट गतका का भी प्रदर्शन रहेगा। साथ ही शिक्षा और खेल के जगत में अच्छे करने वालों बच्चों को भी हम इस मंच में सम्मान करने का कार्य करेंगे। हमारी लगभग उम्मीद तो हमने 200 की रखी है। 200 फॉर्म अभी तक हम लोगों ने प्रिंट करवाए हैं कि 200 लोगों की उम्मीद रखी है। बाकी और इससे ज़्यादा भी संख्या आती तो ये भी हमारे अवधि रहेगी और कम भी आती रहेगी, हमारी शुरुआत रहेगी इस कार्यक्रम। इसका आपका तरीका क्या है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, किस तरह से इसमें? वो हम जो 25 तारीख तक अंतिम तिथि है, उसमें जो भी प्रतिभागी रहेंगे, वो चाहे महिला हो या पुरुष, उनकी तिथि रहेगी उम्र रहेगी 18 से 35 वर्ष। और दूसरी चीज़ रहेगी कि वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उससे हमें नहीं है, 18 से 35 वर्ष होने चाहिए। और 2 राउंड होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसमें पंजाबी परिधानों में उन्हें आना होगा और उसी में हमारे जज है जो उसमें फैसला करेंगे कि कौन अंतिम फाइनल राउंड तक पहुँचेगा। आइए बात करते हैं महालक्ष्मी
दादी मंदिर से निकलने वाले हनुमान रथ यात्रा की सामाजिक एवं धार्मिक संस्था श्री नरसिंह बान बालाजी धाम टाटानगर शाखा द्वारा मंगलवार को साक्षी के महालक्ष्मी दादी मंदिर से हनुमान रथ यात्रा निकाली गई, जो साक्षी बाजार के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए साक्षी मुख्य गोल चक्कर बंगाल क्लब से होकर अग्रसेन भवन पहुंची। संयोजक सुरेश सोंथालिया ने बताया कि श्री नरसिंह बान बालाजी धाम टाटानगर शाखा द्वारा अग्रसेन भवन में 1 से 11 नवंबर तक श्री श्री बालाजी महाराज का अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 61 जोड़ों द्वारा संकल्प और अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ होगा। इस धार्मिक अनुष्ठान के सभी कार्यक्रम संतोष भाई के सानिध्य में होंगे। सुरेश सोंथालिया ने बताया कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक श्री राम हनुमान कथा होगा। श्री राम मोहन महाराज कथा वाचन करेंगे। 9 नवंबर बुधवार को दोपहर 3 बजे से श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ होगा। भजन गायक मनोज सेन मंगल पाठ का वाचन करेंगे, जबकि 10 नवंबर गुरुवार की शाम 4 बजे से कथावाचिका रेखा पारिक द्वारा संगीतमय सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसी प्रकार 11 नवंबर शुक्रवार की शाम 12 बजे से संगीतमय हनुमान चालीसा एवं भजनों का कार्यक्रम होगा। सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं। अब यहाँ डेली 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होगा और ये किसी के लिए भी बंधन नहीं है। कोई भी आके 24 घंटा में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। भंडारा की व्यवस्था है, उसके साथ एक दिन सुंदरकांड का आयोजन है, 5 दिन राम कथा का आयोजन है और एक दिन मंगल पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो कुल मिला के 1 तारीख से 11 तारीख तक ये अखंड हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा। आप सबों से आग्रह होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर हनुमान चालीसा का जाप करके अपने संकट को दूर करें। ऐसे ही कोरोना काल में जमशेदपुर में बहुत से संकट आए थे, हम लोग उसी को ध्यान में रख के कि सभी का संकट दूर हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जमशेदपुर में प्रवाह हो, उसके लिए ये आयोजन किया गया। हनुमान धाम की जो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, इसका महालक्ष्मी मंदिर से लेकर अग्रसेन भवन तक हनुमान रथ यात्रा निकाली गई है और इस उपलक्ष्य में जगह जगह समाज के लोगों के द्वारा सेवा की गई है। दयाल होटल के और भारतीय जनता पार्टी व्यापार परिषद के संयोजक भाई नीरज सिंह जी के द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था की गई और वहाँ पर हम सभी ने मिल करके जल बांटा और सभी का सम्मान किया और 1.25 लाख हनुमान पाठ के लिए सभी को ऊपर बजरंगबली की कृपा बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। आइए बात करते हैं घर में खाना बनाते समय झुलसी स्कूली छात्रा सोनी कुमारी की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडी ह्यूम पाइप बस्ती निवासी 14 वर्षीय सोनी कुमारी खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आने से झुलस गई। गंभीर हालत में उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सोनी की मां ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए वे बेटी को पिछले 15 दिनों से स्कूल नहीं जाने दे रही थी। मंगलवार को चूल्हे पर खाना बनाते समय सोनी के कपड़े में आग पकड़ लिया और वे बुरी तरह से जलने लगी। सोनी की चीख सुनकर परिजन भागते हुए उसके पास पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सोनी पूरी तरह झुलस चुकी थी। परिवार के लोग उसे तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। सोनी साक्षी के गुरु नानक हाई स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्र है। परिजनों ने बताया कि चूल्हे में केरोसिन डालने के दौरान वे आग की चपेट में आ गई। किसी तरह उसके शरीर में लगी आग बुझाई गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। खाना बना रही थी सर, मट्टी तेल ज्यादा डाल दी, ऐसा लगता है उसका घर गी। चूल्हा हम 13 दिन से नहीं जा रहे हैं। अल्लाह स्कूल वाला मास्टर मेरा भगवान है सर। मेरा माँ बाप भी उतना नहीं किया है जितना वो लोग किया है। हम बेटी का नागा करवा दिए 1 महीना। हम बोला सर हम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते, मेरा ससुर डेथ हो गया। वो तुरंत माफ कर दिया। स्कूल अरे क्या स्थिति क्या है?
नहीं देख रहा है सर, हमको नहीं देखा जाएगा सर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।